तो हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। मेरा नाम है अतुल शुक्ला और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए 14 नवंबर थर्ड शिफ्ट का जो आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 का एग्जाम एनालिसिस है। संपूर्ण डिटेल में जानकारी के साथ में आपके लिए हम लेकर के आ गए हैं। आपका भी अगली किसी भी शिफ्ट में एग्जाम है तो आप अपने प्रश्नों को व्हाट्सएप नंबर 7052547003 इस नंबर पर जरूर से जरूर सेंड कीजिएगा। आज की जो थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन है वो हमें भेजे हैं सोनू मलिक और राजू झा जी ने। आप दोनों लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। साथ साथ में आपको बता दें, मैथ के बहुत सारे प्रश्न और रीजनिंग के भी प्रश्न हमारे पास में आ चुके हैं, तो मैथ और रीजनिंग के प्रश्नों को भी एक साथ करा देंगे और कंप्यूटर में कौन कौन से टॉपिक से प्रश्न आए वो भी हम आपको बता देंगे। साथ ही साथ में जीके जीएस और करंट अफेयर के कौन कौन से प्रश्न आए हैं, हर एक प्रश्न के बारे में डिटेल में जानकारी देते हुए आगे बढ़ेंगे। उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लेना, क्योंकि ना केवल दिल्ली पुलिस बल्कि हम एसएससी जीडी का भी एग्जाम एनालिसिस करवाने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आइए देखते हैं जीके जीएस करंट अफेयर से पहला प्रश्न कौन सा पूछा गया है। स्टैटिक जीके के बहुत सारे प्रश्न आज पूछे गए हैं। हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? वाद्य यंत्रों से बहुत सारे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, लगातार पूछे जा रहे हैं, तो बांसुरी से संबंधित है हरिप्रसाद चौरसिया जी। ठीक है, चलिए कुछ जानकारी आपको दे देते हैं। देखिए, तो जो सबसे अच्छे बांसुरी वादक हैं वो हरिप्रसाद चौरसिया जी को ही माना जाता है कि सबसे अच्छी जो बांसुरी बजाते हैं वो हरिप्रसाद चौरसिया जी हैं। इसके अलावा भी आपको बांसुरी वादकों के नाम जरूर याद रखने हैं, जैसे कि पन्नालाल घोष हो गए, हरिप्रसाद चौरसिया, वी कुंजमनी, ठीक है, एन नीला, इसके अलावा राजेंद्र प्रसन्ना, राजेंद्र कुलकर्णी, ये सभी लोग अच्छे बांसुरी वादक हैं, इनका नाम आपको याद रखना है। ठीक है, इसके अलावा जो वाद्य यंत्र हैं उन वाद्य यंत्रों के नाम आपको याद रखना है, कौन सा वाद्य यंत्र कौन बजाता है, जैसे कि आपका सरोद वादक कौन कौन है, संतूर कौन बजाता है, ये सब आपको याद रखने हैं। तबला वादक कौन कौन है, तो ये एक वादक जरूर याद करके जाइए। यहाँ से एक प्रश्न हर शिफ्ट में पूछा गया है। सुबह की भी दोनों शिफ्टों का एग्जाम एनालिसिस हमने कराया है, वहां भी यहाँ से एक प्रश्न देखने को मिला है। ठीक है, चलिए एक प्रश्न आपका नृत्य और नृत्यांगना से पूछा गया है। मृणालिनी जो साराभाई हैं इनका संबंध किस नृत्य से है? तो भरतनाट्यम और कथकली, ये दोनों नृत्य मृणालिनी साराभाई के द्वारा किया जाता है। ठीक है, काफी फेमस प्रश्न है, पहले भी एसएससी में पूछा जा चुका है। चलिए कुछ जानकारी आपको दे देते हैं। देखिए, तो मृणालिनी साराभाई भारतीय शास्त्रीय नृत्य के सबसे ज्यादा पहचाने जाने वाले चेहरों में से एक थी। वह भरतनाट्यम और कथकली में से एक विशेषज्ञ नृतक थी, यानी कि ये दोनों नृत्य इनके द्वारा किया जाता था। ठीक है, और ये दोनों ही आपके ऑप्शन में दिया गया था। चलिए, साथ ही साथ में निर्देशक और नृत्य प्रशिक्षिका भी थी, इन नृत्यों को ये सिखाती भी थी मृणालिनी साराभाई, आपको नाम याद रखना। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका हिस्ट्री से पूछा। मॉडर्न हिस्ट्री से क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? सही आंसर है मार्च 1942 में क्रिप्स मिशन भारत में आया था। क्यों आया था आपको पता है? तीसरा विश्व युद्ध अपना चलने वाला था, तो उसमें भारतीयों को शामिल करने के लिए ये जो है क्रिप्स मिशन भारत आया था। चलिए कुछ जानकारी आपको देते। देखिए, तो भारतीयों का समर्थन प्राप्त करने के लिए मार्च 1942 में सर स्टोफर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में एक मिशन भारत भेजा गया। यह मिशन भारतीय राज्य व्यवस्था में कुछ संवैधानिक जो सुधार हैं करने का प्रस्ताव लेकर के भारत आया था, लेकिन बाद में इसको भारतीयों के द्वारा मतलब कि कह दिया ये तो भाई पोस्ट डेटेड चेक है, ये हमारे किसी मतलब का नहीं है। तो जो क्रिप्स मिशन था एक तरह से फेल रहा था, और ये आया कब था? तो मार्च 1942 में यह भारत में आया था, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ लेते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा गया। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में पंथ निरपेक्षता शब्द को जोड़ा गया था? तो आपको पता है 42वां संविधान संशोधन, जिसे हम मिनी संविधान भी कहते हैं, इसके द्वारा जो है इस पंथ निरपेक्षता शब्द को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। देखिए कौन किसने जोड़ा था, तो देख लीजिए, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी की सरकार के समय आपातकाल की अवधि के दौरान संविधान संशोधन हुआ था। 42वां संविधान संशोधन कब? 1976 में। इसी के माध्यम से प्रस्तावना में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष ये दोनों शब्द जोड़े गए थे। ये दोनों शब्द पहले प्रस्तावना में नहीं थे, लेकिन 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको जोड़ा गया था। ठीक है, साथ ही साथ में आपको यह भी याद रखना कि 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 1978 में 44वां संविधान संशोधन हुआ था। इसको याद कैसे रखेंगे? देखिए, 42वें का मतलब है 4 + 2 यानी कि 6, तो 1976 का लास्ट डिजिट कौन सा है? 6, तो ये आपका 1976 में 42वां संविधान संशोधन हुआ। ठीक है, अगर बात करते हैं आपका 44वां संविधान संशोधन, तो 4 + 4 कितना होता है? 8, तो 1978 में आपका 44वां संविधान संशोधन हुआ। इसका लास्ट डिजिट 8 है और इसकी जो आप अगर जोड़ेंगे तो ये भी 8 आएगा, ऐसे आप याद रख सकते हैं। ठीक है, तो दोनों संविधान संशोधन आपको याद रखने हैं। 42वां संविधान संशोधन आज पूछ लिया है, हो सकता है अगली शिफ्ट में आपसे 44वां संविधान संशोधन पूछा जाए। ठीक है, चलिए
करंट अफेयर से एक प्रश्न पूछा गया है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 में पहले स्थान पर कौन सा राज्य है? बिल्कुल लेटेस्ट करंट अफेयर का प्रश्न है। तो महाराष्ट्र इस वक्त खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 में पहले स्थान पर रहा है। देखिए, तो खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 पदक तालिका में महाराष्ट्र 56 स्वर्ण, 55 रजत और 50 कांस्य पदक के साथ शीर्ष पर जगह बनाई है। वहीं हरियाणा ने 41 स्वर्ण, 32 रजत और 55 कांस्य पदक के साथ दूसरे स्थान पर रहा है। ठीक है, तो आज आपसे पहला स्थान पूछा जो कि महाराष्ट्र का है, कल आपसे दूसरा स्थान पूछ सकते हैं जो कि हरियाणा का है। दोनों आपको याद रखने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम ये किसकी आत्मकथा है? तो बहुत फेमस एक राइटर रहे हैं, इनको हम जो है दक्षिण अफ्रीका का गांधी कहते हैं, नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला जी की ये पुस्तक है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ठीक है, देखिए कुछ जानकारी आपको देते हैं कब ये प्रकाशित की गई थी। तो लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, जिसे हिंदी में हम आज़ादी की लंबी यात्रा कहते हैं, दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला के द्वारा लिखित एक आत्मजीवनी, यानी ये इनकी आत्मकथा है, जिसे 1995 में लिटिल ब्राउन एंड कंपनी के द्वारा प्रकाशित किया गया था। ये कंपनी भी पहले पूछी जा चुकी है, इसलिए हमने इसको ऐड कर लिया है। अब यहां पर एक प्रश्न और पूछा गया, जो मीन कैंप ये किसकी आत्मकथा है? दो आत्मकथा आज पूछी गई थी, तो मीन कैंप याद रखना, ये जो है वो हिटलर की आत्मकथा है। ठीक है, हिटलर की आत्मकथा है मीन कैंप, ये प्रश्न भी पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 2021 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया? ये भी करंट अफेयर का प्रश्न है। तो अब ये नहीं बताया गया इसमें कि हिंदी का या इंग्लिश का किसका पूछा है। तो चलिए हम आपको पूरा बता देते हैं कि हिंदी का किसको मिला है, इंग्लिश का किसको मिला है। तो हिंदी के लिए दया प्रकाश सिन्हा और अंग्रेजी के लिए नमिता गोखले समेत 20 भारतीय भाषाओं के लेखकों को वर्ष 2021 का प्रतिष्ठित साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। ठीक है, अगर आपसे हिंदी का पूछा है तो आपको दया प्रकाश सिन्हा लगाना है, अगर आपसे अंग्रेजी का पूछा है तो आपको नमिता गोखले लगाना है। ठीक है, 20 लोगों को ये साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, अगर हम बात करें मुख्य पुरस्कार 20 भारतीय भाषाओं और युवा पुरस्कार 2 भारतीय भाषाओं से, मतलब कुल 22, जो आपकी संविधान में 22 भाषाएं हैं ना, 22 भाषाएं संविधान की 8वीं अनुसूची में, तो उन्हीं 22 भाषाओं में यह पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है पीपीपी का पूर्ण रूप क्या है? अब इसका अगर ऑप्शन मिला होता तो ज़्यादा बढ़िया रहता। फिलहाल आपको बता दें, अगर ये आपके ऑप्शन दिया था पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल, ये कंप्यूटर से संबंधित है, ये पीपीपी का फुल फॉर्म हो सकता है ये कंप्यूटर का प्रश्न यहाँ पर किसी लड़के ने जो है भेजा है। ठीक है, तो पीपीपी का मतलब है पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। यह एक नेटवर्किंग प्रोटोकॉल है जिसका उपयोग सीरियल संचार लिंक जैसे टेलीफोन लाइन या ब्रॉडबैंड कनेक्शन पर दो उपकरणों के बीच सीधा कनेक्शन स्थापित करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो अगर ये कंप्यूटर से संबंधित है तो कंप्यूटर से इसका पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल पीपीपी का फुल फॉर्म होता है। अगर ये सार्वजनिक से संबंधित है तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा परचेजिंग पावर पॉरिटी। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। अभी आपको बताना है, अगर आपके पेपर में आया था आप बता सकते हैं कि इसमें क्या ऑप्शन दिया गया था। वहीं प्रश्न पूछा थाईलैंड का एक नृत्य पूछा गया था, हालांकि वो कुछ ऐसा नृत्य था कि उस बच्चे को याद नहीं था, लेकिन आपको बता दें थाईलैंड का नृत्य पहले भी पूछा जा चुका है, जो आपके एसएससी में, दिल्ली पुलिस एसआई में, तो खो नृत्य के बारे में पूछा था। ये खो नृत्य थाईलैंड का ही नृत्य है, तो हो सकता है खो नृत्य ही पूछा गया हो। देखिए, तो खोन थाई नृत्य का सबसे स्टाइलिश रूप है। यह गैर बोलने वाले नर्तकों की मंडलियों के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। कहानी मंच के किनारे एक कोरस द्वारा बताई जाती है। कोरियोग्राफी का नया प्रयास करने के बजाय पारंपरिक मॉडल का अनुसरण यह नृत्य करता है। आपको याद रखना है खोन नृत्य कहाँ का है, तो ये आपका थाईलैंड का लोक नृत्य है। ठीक है, चलिए एक प्रश्न आपका पूछा गया है, अभी हाल ही में विजयादशमी का त्यौहार अभी मनाया गया था, तो वहाँ से प्रश्न पूछा है विजयादशमी का अन्य नाम क्या होता है? तो विजयादशमी को ही हम दशहरा कहते हैं। ठीक है, देखिए दशहरा अथवा विजयादशमी जो कि नवरात्रि के बाद का जो 10वां दिन होता है, उस दिन इसको मनाया जाता है, रावण का दहन किया जाता है और हिंदुओं का ये एक फेमस त्यौहार है दशहरा, जिसे हम विजयादशमी के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पूछा गया है सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो सबको पता है, सिंपल सा यह प्रश्न है, विटामिन डी जो है वो सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है। अब आपसे विटामिन सी प्रश्न पूछ रहे हैं तो आपको याद रखना है विटामिन सी का नाम क्या है, इसका भी किसकी वजह से होता है, किस में विटामिन सी पाया जाता है, ये सब आपको पढ़ करके जाना है। यानी कि विटामिन से प्रश्न आने शुरू हो गए हैं। देखिए, त्वचा जब धूप के संपर्क में आती है तो शरीर में विटामिन डी का निर्माण की प्रक्रिया आरंभ होती है। यह मछलियों में भी पाया जाता है। विटामिन डी की मदद से कैल्शियम को शरीर में बनाए रखने में मदद मिलती है, जो हड्डियों की मजबूती के लिए अति आवश्यक है। ठीक है, तो हड्डियों की जो मजबूती है वो विटामिन डी से हमको मिलती है, और विटामिन डी सूर्य के प्रकाश में और मछलियों के अंदर भी पाया जाता है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न थोड़ा सा घुमा करके पूछा है बुद्ध चरित्र के लेखक अश्वघोष किसके दरबारी कवि थे? यहाँ पर बोल दिया भाई बुद्ध चरित्र के लेखक हैं वो, उनका नाम है अश्वघोष।
अश्वघोष किसके दरबारी कवि थे? तो कनिष्क के दरबारी कवि थे बुद्धचरित के लेखक अश्वघोष। इन्होंने बुद्धचरित की रचना की थी। ठीक है, देखिए अश्वघोष ने कनिष्क के दरबार को सुशोभित किया था। उनका जन्म उत्तर भारत के साकेता में हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। अब आपको अमीर खुसरो किसके किसके दरबार में रहे हैं ये, और आपका रामतनु पांडे किसका नाम है, ये सारी बातें आपको अच्छे से याद करके जानी है। यहाँ से प्रश्न आगे बनेगा। ठीक है, चलिए अब अगर हम बात करते हैं कंप्यूटर में, तो कंप्यूटर में कोई खास परिवर्तन देखने को नहीं मिला है। वही आपके लगभग 3 प्रश्न शॉर्टकट की से, MS एक्सेल 365 से 2 प्रश्न हैं, MS वर्ड से 2 प्रश्न हैं, इनपुट आउटपुट डिवाइस से 1 प्रश्न पूछा जा रहा है और ईमेल से भी 1 प्रश्न पूछा गया है। बाकी शॉर्टकट की के कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं, तीनों शिफ्ट के प्रश्न हम कल सुबह लेकर के आ जाएंगे। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और हमारी मेहनत पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। अब सीधे चलते हैं मैथ की ओर, और मैथ के सीधे सीधे प्रश्न हमको मिल गए हैं, लिख करके भेजे गए हैं। तो चलिए देख लेते हैं कैसे कैसे प्रश्न आज पूछे गए हैं। तो 25,250 की राशि 2.5 साल में 4% वार्षिक ब्याज की दर से, इसका मिश्रधन क्या होगा ये आपसे पूछा है। मूलधन है 25,250, टाइम दिया है 2.5 साल और जो दर दी है वो 4% दी गई है, और आपसे सीधे जो अमाउंट आपका मिश्रधन क्या होगा ये आपसे पूछ लिया गया है। अगला देखिए, 4 आदमी या 8 औरतें, MDH का प्रश्न है। 4 आदमी या 8 औरतें किसी काम को 12 दिन में करती हैं, तो 9 आदमी और 6 औरतें उसी काम को पूरा करने में कितना समय लगाएंगे? सीधे सीधे MDH से प्रश्न पूछा। टाइम एंड वर्क से 2 प्रश्न पूछे थे, जिसमें एक आपका ये MDH वाला था और दूसरा प्रश्न था वो आपका कोई व्यक्ति 2 लोग काम करना शुरू करते हैं और एक बीच में छोड़ करके चला जाता है। इस तरह का 2 प्रश्न आपके जो है टाइम एंड वर्क से पूछे गए हैं। चलिए, 2 रेलगाड़ियां एक दूसरे की ओर चल रही हैं। पहले की लंबाई 210 मीटर और दूसरे की लंबाई 240 मीटर है। यदि पहले की गति 97 किलोमीटर प्रति घंटा है, दूसरे की गति 79 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो वे एक दूसरे को कितने समय में पार करेंगी? सीधा सीधा यह प्रश्न आपका पूछा गया था। ठीक है, चलिए, किसी वस्तु का अंकित मूल्य अगर 700 रुपये है, यदि 20% की छूट पर इसको बेचा जाता है तो उसे 200 रुपये की हानि होती है। यदि वह उसे अंकित मूल्य पर ही बेचता है तो बताइए उसे कितना लाभ होगा? यह प्रश्न पूछा गया था। कोई व्यक्ति अपनी राशि का 18% खो देता है, यानी उसके पास में जो राशि थी उसका उसने 18% खो दिया, शेष राशि का 87% खर्च करता है। ठीक है, उसके बाद भी उसके पास में 122 रुपये बचते हैं, तो बताइए शुरुआत में उसके पास में कुल कितने रुपए थे? यह पूछा गया था। अगला प्रश्न है, 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 65 है, तो सबसे बड़ी संख्या बताइए। आपको पता है जो औसत होता है वो बिल्कुल बीच की संख्या होती है, तो 2 संख्या इसके इस तरफ होगी, 2 संख्या इसके इस तरफ होगी। सबसे बड़ी पूछिए, 65 के बाद में 66, उसके बाद में 67 आ जाएगा, तो 67 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कुछ एकदम सिंपल प्रश्न ही पूछे थे जहाँ आपको पेन और पेपर की आवश्यकता थी ही नहीं, ऐसे प्रश्न ही पूछे हैं और कुछ थोड़े से घुमा फिरा कर भी पूछे गए हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रॉफिट लॉस का आपको बता दिया। एक प्रश्न है LCM HCF का, 2 प्रश्न आपके LCM HCF के पूछे गए हैं, जिसमें एक तो सीधा आपको दिया गया था। मैं 1 मिनट आपको पूरा बता देता हूं कि वो कौन सा प्रश्न था जो आपका LCM HCF से पूछा था। LCM HCF से पूछा था 90, 90, 180 और आपका 240, 90 और 180 का LCM क्या होगा? सीधे आपसे LCM पूछ लिया गया था। ठीक है, एक तो ये प्रश्न था, और LCM HCF से एक प्रश्न था कि आपका 2 संख्याओं का LCM इतना है, HCF इतना है, उनका गुणनफल इतना है, तो बताइए इनमें से कौन सी संख्या, जो एक संख्या जो गायब कर देते हैं, इसी पर बेस लगातार तीनों शिफ्ट में प्रश्न पूछा गया। ठीक है, नंबर सिस्टम का इस शिफ्ट में कोई भी प्रश्न नहीं पूछा गया था, थोड़ा सा यहाँ पर चेंजमेंट किया है। बाकी SI से एक प्रश्न है, CI से एक प्रश्न है, डिस्काउंट का 2 प्रश्न है, टाइम एंड वर्क का भी यहाँ पर 2 प्रश्न इस शिफ्ट में पूछा गया है। बाकी एक प्रश्न आपका थोड़ा सा वो लोग शिफ्ट कर रहे हैं, शंकु का भी एक प्रश्न पूछा है। ठीक है, चलिए बात करते हैं रीजनिंग की। तो 4 से 5% डाइस के आए हैं। ठीक है, ये आज सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट दोनों में लगभग 5-5% डाइस के आए हैं, यानी कि जो आपका पासा होता है, और बहुत ही सिंपल प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, वही सीटिंग अरेंजमेंट का तीनों शिफ्ट में 6 पर्सन को बिठा करके एक प्रश्न पूछा गया है, 6 लोगों को अंदर की तरफ मुंह करके बिठाया गया है, वहां से एक प्रश्न पूछा गया है। मिरर इमेज की 2 प्रश्न है, फिगर काउंटिंग में ट्रायंगल काउंट करने के लिए आया था एक प्रश्न, छिपी आकृति के 2 प्रश्न है और अगली आकृति के 3 प्रश्न इस शिफ्ट में पूछे गए हैं। प्रश्नों की संख्या नेक्स्ट जो इमेज होती है उसकी प्रश्नों की संख्या बढ़ा दी गई है। 2 प्रश्न आपके एनालॉजी के, नंबर सीरीज के 2 प्रश्न, 2 प्रश्न कोडिंग रिकॉर्डिंग के, और कथन और निष्कर्ष से एक प्रश्न आपका पूछा गया था। तो ये आपका थर्ड शिफ्ट का पूरा एग्जाम एनालिसिस था। मोटे मोटे तौर पर हमने आपको सारी जानकारी दे दी है किस तरह का पेपर आ रहा है। ठीक है, वीडियो पसंद आया लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए सभी दोस्तों के पास में। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लेना। देखिए, आप कई जगह जाते हैं, एग्जाम ऐसे देखते हैं, 2 से 3 घंटा अपना बर्बाद करते हैं और फिर वही मतलब कोई मतलब नहीं रहता। ठीक है ना, इसलिए कम समय में 15 मिनट के अंदर हमने आपको थर्ड शिफ्ट का पूरा एग्जाम एनालिसिस बता दिया। यही आपके सेम टू सेम क्वेश्चन आए हुए थे। ठीक है,
तो हमारी मेहनत पसंद आ रही तो लाइक कर देना। और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, ये ग्रुप है टेलीग्राम का सक्सेस जंक्शन लाइव। यहाँ पर हम आपको फ्री में स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराते हैं, जैसे राकेश यादव सर के क्लास नोट्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। नीतू मैम की बुक आपको इंग्लिश वाली मिल जाएगी, आदित्य रंजन सर की, आदित्य पटेल सर की फॉर्मूला बुक है, वो सब आपको इस चैनल में मिल जाएगी, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। वहाँ पर जाकर के फ्री में आप डाउनलोड कर सकते हैं सारे क्लास नोट्स को। इसके अलावा जो हमारा टेलीग्राम चैनल है वो सक्सेस जंक्शन के नाम से है, उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, उसको भी आप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी, 24 घंटे के बाद में आपको इसकी पीडीएफ डाल दी जाएगी, तो पीडीएफ के लिए परेशान आपको बिल्कुल भी नहीं होना है, ठीक है। बाकी आपका अगली किसी भी शिफ्ट में एग्जाम है तो आपसे निवेदन है कि अपने प्रश्नों को 7052547003 इस नंबर पर जरूर से जरूर सेंड कीजिएगा, ठीक है। बाकी कल मिलते हैं तीनों शिफ्ट के एग्जाम एनालिसिस में, सबको बता देना भाई, और इस वीडियो को लाइक कर देना। कल मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।